डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़े थे, क्या अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी मीन्स उसका रेंडमनेस इंक्रीज होगा, और अगर रेंडमनेस इंक्रीज होगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। बराबर है, यही था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सिस्टम यूज किया हूँ, है ना, इस पर ऑब्जर्व किया था नर्स ने, इसलिए हम इसको बताते हैं नर्स्ड लॉ, NERST, नर्स्ड लॉ। मान लीजिए एक ये सिस्टम है और इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? पार्टिकल्स। अगर यहां पर इसका रेंडमनेस इंक्रीज होता है, ओके, तो इस सिस्टम की एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। अब यहां पर हमने सिस्टम को सीज कर दिए, सीज करने की वजह से क्या होगा, क्या रेंडमनेस डिक्रीज होगा। अगर रेंडमनेस डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। और अगर मान लीजिए यहां पर हमने टेम्परेचर यूज किए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस और -569.67 फ़ारेनहाइट। ठीक है, उस वक्त सिस्टम का एंट्रोपी ये 0 हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखिएगा, क्या द एंट्रोपी ऑफ, ठीक है, परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, perfectly order crystalline substance is at 0 at absolute temperature or 0 Kelvin। Therefore S is equal to 0 और K is equal to 0। ध्यान से देखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस का 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होता है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है ये? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बराबर है, मीन्स यहाँ पर देखिए सिस्टम का रेंडमनेस इंक्रीज हो रहा था तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हुआ। सिस्टम का अगर रेंडमनेस डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया दैट इज 0 केल्विन। बराबर है, जब यहाँ पर इस सिस्टम का टेम्परेचर इतना कम कर दिया हमने कि एब्सोल्यूट 0 बोलेंगे, एब्सोल्यूट है ना टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस और -569, ओके, 567.69 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो उस वक्त एंट्रोपी भी 0 होती है। मीन्स देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल तो 0 केल्विन, 0 केल्विन पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर 0 केल्विन से इंक्रीज होता है तो उस वक्त एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। ओके, इफ एंट्रोपी इंक्रीजेस एट 0 केल्विन कॉल्ड एज रेसिजुअल एंट्रोपी। अगर देखिए एंट्रोपी 0 केल्विन पर भी इंक्रीज होती है तो उस वक्त उसको बताएंगे हम रेसिजुअल एंट्रोपी। देखिए, इफ एंट्रोपी इंक्रीजेस एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर कॉल्ड एज रेसिजुअल। ओके, आर कॉल्ड एज रेसिजुअल एंट्रोपी, इसे हम रेसिजुअल एंट्रोपी कहते हैं।
मीन्स अगर एंट्रोपी 0 केल्विन पर इंक्रीज होती है, ओके, उसे हम रेसिजुअल एंट्रोपी कहते हैं। देखिए इसमें इतना याद रखना कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होगी, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और नर्स्ट लॉ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एस टी माइनस एस जीरो। एस टी रहेगा, देखिए एंट्रोपी एट टेम्परेचर है ना, और यहाँ पर क्या रहेगा एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बराबर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी कितना रहेगा 0, देयरफॉर एस टी इज इक्वल टू, यहाँ मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 टू टी और कांस्टेंट यूज किया Cp dt बाय टी। ओके, बस इतने हमारा डेरिवेशन है सिलेबस में। अगर आगे रहता तो हम इसका एलएन वगैरह निकाल करके इसको सॉल्व करते थे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 रहता है, कितना 0 केल्विन पर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या रहेगा बेटा ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक के समझ गए आप। इसके बाद में देखिए हम पढ़ते हैं कि SME स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी किसको बोलेंगे। ओके, ये नोट किया आपने। चलिए देखिए स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी। अच्छा, यहां से हमारे क्या समझ में आया था बताइए। देखिए यहां से ये समझ में आया था क्या S जो है ये डिपेंड रहेगा केल्विन पर। S इज इक्वल टू बोलो K, बराबर है, और S इज इक्वल टू K ln W। यहाँ पर वर्क है यूनिट बेटा। ओके, सो S इज इक्वल टू बोलो K ln, यहाँ पर यूनिटी 1 रहेगा और log 1 का वैल्यू कितना रहेगा 0। सो S इज इक्वल टू K इंटू 0, देयरफॉर S इज इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूं, बाद में बता दूंगा आपको, SME आइडियल गैसेस, बराबर है। तो आइडियल गैसेस की एंट्रोपी 0 रहेंगी कितने टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर यहाँ पर 0 केल्विन हो तो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एटसेट्रा, बराबर है ना। जबकि उन गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा रहती। ओके, लेकिन अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, ये ओके नहीं रहेगा, बराबर है 0 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रोपी भी कितना रहेगा 0, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा SME स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी, ये हम पढ़ लेते स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी। अब हमारे चैप्टर के जो बचे हुए पॉइंट्स है, इस लेक्चर में मैं सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। ये इसके बाद का ये फिर एक छोटा लेक्चर बना देंगे हम। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा कि हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी। स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी, ओके, SME, ये इसका एब्रीविएशन हो गया बेटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S0 से। स्टैंडर्ड सिंबल लगा लिया हमने। अब स्टैंडर्ड सिंबल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए सर? टेम्परेचर चाहिए यहाँ पर बोलो 298 केल्विन, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। और प्रेशर चाहिए बेटा यहाँ पर 1 atm, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए इसमें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना चाहिए 1 मोल। तो ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी क्या है, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट, ठीक है ना, बोलो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, कोमा 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर हमारे को SME निकालना है तो इसके लिए कंडीशन चाहिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, और प्रेशर चाहिए 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना चाहिए बेटा 1 मोल। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस करेंगे, 1 मोल ऑफ प्योर substance at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm कॉल्ड एज SME। इसके बाद में देखिए क्या यूजफुलनेस ऑफ SME, यूजफुलनेस ऑफ SME, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना बेटा आपने। देखिए मोलार स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी तो नहीं निकाल सकते हम, चेंज इन स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी निकाल सकते हैं। डेल्टा लग गया, चेंज है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, बस वही फॉर्मूला, क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, एक इक्वेशन लिखा हूं बेटा मैं यहाँ पर, क्या, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी और डी, सो एस एम ई, ठीक है ना, मीन्स डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू, ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है हमारे को, तो सब ले लेंगे बेटा यहाँ पर, कितना ये कोएफिशिएंट है, स्मॉल लेटर ए बी सी डी, ओके, तो सी है ना स्टैंडर्ड एंट्रोपी सी प्लस डी स्टैंडर्ड एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी डी, प्रोडक्ट हो गया, माइनस, ओके, ए स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ए प्लस बी स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी बी, बस झाला, समझ में आ गया ना। क्या याद रखेंगे आप, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये ऊपर फॉर्मूला हमने पढ़े। ओके, तो फर्स्ट ये है कि इसमें डेल्टा एस हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड ये है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का SME बहुत ज्यादा रहता, बिकॉज है ना मोलार एंट्रोपी या फिर स्टैंडर्ड मोलार एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहता, बराबर है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतना ज्यादा एंट्रोपी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका रहता है, गैस का है, उसके बाद में है बेटा लिक्विड, उसके बाद में है सॉलिड, ये आपको तो पता है। बट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, मीन्स एज इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी है ना, देन एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस, है ना। एंट्रोपी कब इंक्रीज होगी, जब सब्सटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये फेमस एग्जांपल है, यहाँ लिखे हमने बेटा एसिटिक एसिड और मेथेनॉल, मेथाइल अल्कोहल, तो इसकी SME स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी है 160 जूल किलो जूल पर मोल केल्विन इनवर्स, ओके, और इसकी है बेटा 127 किलो जूल पर मोल केल्विन इनवर्स। मतलब यहाँ पर एसिटिक एसिड ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एसिडिक एसिड का स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मीथेनॉल, ठीक है ना। तो देखिए इस लेक्चर में हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक पॉइंट कौन सा पढ़े बोलो बेटा, एक पढ़े हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड वाला क्या था, SME स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। इसके बाद के लेक्चर में पढ़ते हैं हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगा, ठीक है, बाय, नोट कीजिए।